नहीं मिला। हेलो ऑन है। So a very good morning to all of you. So a very good morning to all of you. Okay. So to start with, as I have been told today, we will share some tips regarding interview. Okay. Fine. Am I audible to all of you? आवाज आ रही है आप सबों को? ओके, विल ट्राई कि ये क्लास थोड़ा इंटरैक्टिव रहे। आपके दिमाग में जो भी प्रश्न घूम रहे हैं इंटरव्यू को लेकर, हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको सॉर्ट आउट करें। ओके, फाइन फाइन। तो टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं कि इंटरव्यू का रोल क्या होता है और इंटरव्यू आपके फाइनल सिलेक्शन पर क्या इंपॉर्टेंस रखता है, थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे अगर जेपीएससी मेंस की हम लोग बात करें तो जेपीएससी मेंस आई होप 150 लैंग्वेज पेपर और 200 और 200 का 4 पेपर, मतलब आउट ऑफ टोटल 950। तो ये 950 पर आपका जो भी स्कोर आएगा उसमें ऐड होगा ये इंटरव्यू का स्कोर, तब जाकर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। आई होप ये बात सब आप लोग जान रहे हैं। ओके, अब इंटरव्यू में अगर हम लोग 7 जेपीएससी को स्टैंडर्ड मान लें, जो लास्ट जेपीएससी हुआ है उसको अगर हम लोग स्टैंडर्ड माने, या आप 6 जेपीएससी को भी अगर स्टैंडर्ड मानते हैं, आई होप ये जो न्यू सिलेबस डिजाइन किया गया है आपके जेपीएससी का, वो एप्लीकेबल है फ्रॉम 6 जेपीएससी और कंटिन्यू हुआ 7 जेपीएससी में। और अभी आप जो एग्जाम दिए हैं 11वीं से 12वीं, तो उसमें भी आप सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो अगर इसी पैटर्न को हम लोग लेकर चलें
तो जो इंटरव्यू का रेंज होता है वो होता है इन जनरल 40 मार्क्स टू 75 मार्क्स, 40 मार्क्स टू 75 मार्क्स। ओके, जस्ट होल्ड ऑन। आप में से कुछ लोगों का कमेंट्स आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस अराइज कर रहे हैं आप लोग। लेट मी मेक वन थिंग वेरी क्लियर कि शुरुआत का जो हम लोग 15-20 मिनट क्लास का लेंगे तो उसमें हम कुछ जनरल एस्पेक्ट्स इंटरव्यू के बारे में बतला देंगे, उसके बाद हम लोग 1-to-1 क्वेश्चंस पर आएंगे। सो नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, तो थोड़ा आप पहले पेशेंस रखें और थोड़ा समझ लें कि इंटरव्यू की तैयारी किस तरीके से की जाती है, क्योंकि व्हाट आई पर्सनली फील कि प्रीलिम्स और उससे ज़्यादा टफ होता है मेंस और उससे कहीं ज़्यादा टफ होता है इंटरव्यू। बतलाते हैं क्यों, आप जस्टिफाई कर पाओगे। तो मार्क्स का जो रेंज होता है वो 40 मार्क्स टू 75 मार्क्स। मतलब 7 JPSC में जो टॉपर, मतलब आई मीन टू से टॉपर इन इंटरव्यू, उनको 75 मार्क्स आया था। आई वॉज द सेकेंड टॉपर जिसको 72 मार्क्स आया था। आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू। और जो थर्ड था वो 71 था और फिर फाइनली 68 एंड इससे नीचे। मतलब आप समझ सकते हो रेंज ऑफ मार्क्स किस तरीके से है। केवल एक कैंडिडेट 75, सेकंड कैंडिडेट 72 जो मेरा मार्क्स था, और ये 71 और फिर 68, 65, 67 और एक बल्क आपको कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स मिल रहे थे जिनका मार्क्स 55 टू 65 के बीच में था। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, तो ये रेंज होता है मार्क्स का। मार्क्स का रेंज 40 टू जो मिनिमम मार्क्स है 40 टू 75। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर ये 40 टू 75 मतलब इसका रेंज समझ सकते हो आप, 35 मार्क्स का रेंज है। ओके, और 35 मार्क्स अगर आप पिछले मेंस का आप लोग कट ऑफ देखोगे तो यू वुड फील कि इंटरव्यू दो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग रोल प्ले करता है। एक जिनका मेंस बहुत अच्छा हुआ है और एक जिनका मेंस एवरेज हुआ है। थोड़ा समझना है इस बात को, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। एक जिनका मेंस समझ सकते हो कि मोर देन एवरेज, ओके, और एक जिसका एवरेज। एवरेज के लिए इंटरव्यू तो सिलेक्शन है। मतलब अगर आपका इंटरव्यू बढ़िया होता है तो हो सकता है आप सेलेक्ट हो जाओगे, और अगर आपका इंटरव्यू खराब हुआ, आप परफॉर्म नहीं किया इंटरव्यू में, आपको नंबर कम मिलता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। दिस इज अ ट्रू फैक्ट। अच्छा, जिनका मेंस मोर देन एवरेज हुआ है उसके लिए इंटरव्यू का रोल होता है, वो रैंक डिसाइड करता है और वो सर्विस डिसाइड करता है। आई होप यहां तक क्लियर है। फाइन। और ये इस इंटरव्यू का रेंज कितना है? 35 मार्क्स का रेंज है, क्योंकि इसका न्यूनतम मार्क्स आपको कितना मिल सकता है? 40, और अभी के एक्सटेंट में मैक्सिमम मार्क्स कितना मिल सकता है? 75। हो सकता है इस बार ये वैरी करे, लेकिन हम एक जनरल बात कर रहे हैं। हम लोग 6 JPSC और 7 JPSC को स्टैंडर्ड मानकर बात कर रहे हैं। फाइन, आपके क्वेश्चंस को लेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले कुछ बेसिक बात हम लोग इंटरव्यू को लेकर कर लें। अच्छा, ये तो हो गया कि बेसिकली इंटरव्यू क्या रोल प्ले करेगा आपके सर्विस में। या तो वो आपको रिजल्ट दिला देगा अगर आपका एवरेज मार्क्स आया है तब, और अगर मेंस में, और अगर आपका मोर देन एवरेज मार्क्स है तो वो आपके रैंक को डिसाइड करेगा। क्लियर है यहां तक? वेरी गुड, फाइन। अब इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करें, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। फाइन, तो देयर आर नंबर ऑफ
थिंग्स जो आपको यहां पर देखना होगा इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, इससे पहले हम थोड़ा सा आपको बीच में इंटरप्ट करना चाहेंगे। आई एम वेरी सॉरी, हम बीच में इंटरप्ट करना चाहेंगे। अभी हम थोड़ी देर पहले बताए कि प्रीलिम्स से कहीं ज्यादा टफ मेंस होता है, और व्हाट आई पर्सनली फील कि मेंस से कहीं ज्यादा टफ इंटरव्यू होता है। ओके, सो वन थिंग आई शुड मेक वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि इंटरव्यू को कोई भी लाइट मोड पर लेकर नहीं चलेंगे कि इट इज़ नॉट अ वेरी टफ जॉब, हम बड़ी आसानी से इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। केवल ये नहीं सोचोगे कि केवल आपका कॉन्फिडेंस मैटर करता है। देयर आर नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स जो इंटरव्यू में मैटर करता है, खास तौर पे स्टेट सर्विस में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन नॉट कंपेयर सेंट्रल सर्विस, सेंट्रल सर्विस आई मीन टू से यूपीएससी। यूपीएससी का आप इंटरव्यूज देखते होंगे, आई होप यूट्यूब पर बहुत सारा इंटरव्यूज अवेलेबल है। ओके, तो आप देखते होंगे और आपको लगता होगा कि किस लेवल ऑफ आई मीन कॉन्फिडेंस की आवश्यकता पड़ती है यूपीएससी में। स्टेट सर्विस का इंटरव्यू बहुत डिफरेंट होता है एज कंपेयर टू यूपीएससी। ओके, जिस तरीके से आप आई होप आप एक्सेप्ट कर रहे होंगे कि सेंट्रल सर्विस मतलब यूपीएससी का मेंस जेपीएससी के मेंस से बहुत डिफरेंट होता है। यू कैन नॉट कंपेयर। केवल ये झारखंड की बात नहीं हो रही है, कोई भी स्टेट सर्विस में मतलब मेजॉरिटी स्टेट सर्विस में एज कंपेयर टू यूपीएससी बहुत डिफरेंस होता है मेंस के राइटिंग स्किल में, मेंस के आंसर पर। जैसे यहां पर आपको वर्ड लिमिट मिलता है, ओके, और यहां पर आप फ्री होते हैं मोर और लेस। मतलब यहां पर आपको क्वालिटी ऑफ आंसर तो चाहिए ही, साथ ही साथ क्वांटिटी ऑफ आंसर भी चाहिए। आई होप आप ये फर्क समझ पा रहे हैं। तो इसी तरीके से सेंट्रल सर्विस का इंटरव्यू और स्टेट सर्विस का इंटरव्यू में थोड़ा सा फर्क होता है। ओके, आई होप यहां तक क्लियर है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इंटरव्यू की तैयारी के लिए हम लोग क्या क्या आई मीन टू से फैक्टर्स पर ध्यान रखेंगे, किन किन बातों पर हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। ओके, तो इट इज वेरी सिमिलर। आप जैसे प्री की तैयारी किए, ओके, तो आप फैक्चुअल क्वेश्चंस पर थोड़ा विशेष ध्यान रखे थे। जब आप मेंस की तैयारी किए, ओके, तो आप अपने राइटिंग स्किल पर विशेष ध्यान दिए थे। अब जब इंटरव्यू की बात है तो व्हाट यू हैव टू वर्क ऑन इज योर स्पीकिंग स्किल। मतलब वर्ड्स सिलेक्शन, सेंटेंस अरेंजमेंट, अच्छा, कॉन्सेप्ट जो आप प्री में पढ़े हैं, जो आप मेंस में पढ़े हैं, उसी को कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए इंटरव्यू में। मतलब कंटेंट जो आप प्री में पढ़े हैं, जो आप मेंस में पढ़े हैं, आपको बस उसको आगे बढ़ा देना है। इंटरव्यू के लिए कुछ नया नहीं पढ़ना होता है। ओके, जिस तरीके से आप प्री में इंडियन इकोनॉमी पढ़े, जिस तरीके से आप प्री में या फिर मेंस में हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े,
पॉलिटी पढ़ें, एंड सबसे इंपॉर्टेंट झारखंड पढ़ें। ये सब आपको कैरी फॉरवर्ड करना है फॉर इंटरव्यू। ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मतलब इंटरव्यू की कुछ अलग से कुछ कंटेंट डेवलप नहीं करना है। हाँ ठीक है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस होता है, कुछ प्रो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपका इंट्रोडक्शन हो गया, ओके, हॉबीज हो गई, योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हो गया, या वीकनेस हो गया। ये सब कुछ प्रो इंटरव्यू आई मीन फैंसी प्रिपरेशन है। ओके, कोई गारंटी नहीं कि ये सब इंटरव्यू पैनल में पूछा जाएगा, और कोई गारंटी नहीं है कि इंटरव्यू पैनल में ये सब चीज नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन मार्क होता है। आपसे इंटरव्यू पैनल में क्या पूछ दिया जाएगा उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है बताना। इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लो, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उस वक्त का सर्कमस्टेंस कैसा रहेगा, आप किस तरह के शब्दों का चयन करेंगे, किस तरह का उस वक्त आपके इंटरव्यू में जो पैनल में पैनलिस्ट हैं उनका मूड किस तरीके से रहेगा, आपका वो जो इंटरव्यू के लिए आप जो एंटर कर रहे हैं आपका नंबर कौन सा है, बहुत सारा। जस्ट होल्ड ऑन। हाँ बोलिए। हाँ अच्छा ठीक, हम 5 मिनट में बात करते हैं, कहीं है मेरा। ओके ओके फाइन, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। मतलब नो वन कैन कॉन्फिडेंटली टेल कि इंटरव्यू में इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे ही। ओके, पूछे जा सकते हैं, वेरी गुड। जैसे आपके ये फैंसी प्रिपरेशन, प्रो इंटरव्यू प्रिपरेशन में कुछ ये सब भी आता है। आपका सब्जेक्ट इन द सेंस ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, ओके, आपका होम टाउन, ये सब सवाल बनता है, डिज़ाइन होता है। मतलब आप कोई भी स्टैंडर्ड इंटरव्यू के प्रिपरेशन पर अगर जाते हैं तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप कहीं मॉक इंटरव्यू में जाएंगे तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ओके, यू कैन नॉट डिनाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हजारीबाग से हो तो पैनलिस्ट आपसे पूछ सकता है कि व्हाई इज़ हजारीबाग फेमस। ओके, आप पूछ सकता है कि एक चेन्नई में बैठा हुआ विद्यार्थी हजारीबाग को कैसे जानेगा, हाउ अ पर्सन सिटिंग एट चेन्नई विल नो हजारीबाग। ओके, तो अब उसमें ये मत बोल देना कि नीट परीक्षा का पेपर लीक हुआ है यहाँ पर। ओके, तो ये होता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कि आप वहाँ पर अपने आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब वो इस पर हम लोग बाद में आएंगे, किस तरह के आंसर देने चाहिए इस पर हम लोग बाद में आएंगे। पहले हम जस्टिफाई करना चाह रहे हैं कि इंटरव्यू में आपके साइड से प्रिपरेशन क्या होना चाहिए। तो पहला चीज़ हम लोग यही क्रक्स निकाले हैं कि कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करना है। आप उसी इकोनॉमी को फिर से पढ़ो जो आप पढ़ते आ रहे हो। आप जो इन्फ्लेशन पढ़े, आप 5 ईयर प्लानिंग पढ़े, आप ग्लोबलाइजेशन पढ़े, आप फॉर एन एग्जाम्पल मॉनिटरी पॉलिसी पढ़े, या जो चीज़ आप इकोनॉमी में पढ़े वो पढ़ते आओ, पढ़ लो, फिर से पढ़ लो। ओके, अभी 1 महीना पहले एग्जाम दिए हो, तुम्हारे दिमाग में अच्छे से है तो पहले से केवल उसको ब्रशअप करना है, थोड़ा सा करंट से उसको रिलेट करके रखना है। फिर अगर बात करते हैं हम लोग पॉलिटी की,
तो पॉलिटी जिस तरीके से आप पढ़ते आए हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता है आपके इंटरव्यू में, तो यू कैन अवॉइड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन पॉलिटी का जो आई मीन टू से कॉन्सेप्चुअल पार्ट होता है, जैसे समझ लो पार्लियामेंट हो गया या प्रेसिडेंट हो गए, या फिर इस तरह का जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया, या फिर आपका कह सकते हो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, तो ये सब कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। आपसे कोई आर्टिकल नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि बताओ आर्टिकल नंबर 52 में मतलब क्या कहा जाता है, या डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है, ये सब चीज़ नहीं पूछा जाएगा। तो फैक्चुअल पार्ट को हटा दो, उसके लिए आप प्री में अपना टेस्ट दे चुके हैं। ओके, राइटिंग स्किल को भी हटा दो, उसके लिए आप मेंस में अपना टेस्ट दे चुके हो। ओके, अब आप इंटरव्यू में गए हो, मतलब आप 2 स्किल अपना दिखला चुके हो। अब तीसरा स्किल केवल आपको दिखाना है, वो है आपके शब्दों का चयन, वो है आपके सेंटेंस का अरेंजमेंट, ओके, और वो है आपके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। सब्जेक्ट ठीक है, मैटर तो करता ही है, तो सब्जेक्ट तो आप पढ़कर आए हो ना 15-20 दिन पहले। इकोनॉमी तो आप पढ़े हुए हो, हिस्ट्री तो आप पढ़े हुए हो, ओके, तो उसी को केवल एक आई मीन टू से कंसोलिडेट कर लेना है। आई होप यहां तक क्लियर है। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर टिल नाउ। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहां पर आता है, मतलब सब्जेक्ट्स हम लोग कौन कौन सा पढ़ेंगे फॉर योर इंटरव्यू। सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है इंटरव्यू के लिए इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक है। अब देखो, हिस्ट्री ये स्टैटिक है, बेसिक्स ऑफ पॉलिटी ये स्टैटिक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब हम इसमें साइंस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, तो वो स्टैटिक है, और ये टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं तो वो डायनामिक है। आई होप ये समझ रहे हो आप स्टैटिक और डायनेमिक क्या होता है। ओके, मतलब अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें और बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया है। ये 10 साल पहले भी आप यही चीज़ पढ़ रहे थे, आज भी आप यही चीज़ पढ़ रहे हो और 10 साल बाद भी यही चीज़ पढ़ोगे, उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होने वाला है। अब हम लोग अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जो उसका बेसिक फीचर्स है, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो नहीं बदलने वाला है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कल भी थी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आज भी है। वो आपका जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स, बट ऑब्वियस आई एम टॉकिंग अबाउट बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये मत कॉन्ट्राडिक्ट करने लगना कि अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, अमेंडमेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें हम लोग कुछ कह सकते हैं कि थोड़ा सा पार्ट ऐसा है जो डायनेमिक है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो तो स्टैटिक है। फाइन, इसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होने वाला है। तो जनरली स्टैटिक में बहुत ज़्यादा बहुत अंदर घुसकर फैक्चुअल क्वेश्चंस अवॉइड किए जाते हैं इंटरव्यू में। आई एम वेरी सॉरी टू से कि 7 JPSC में देयर वाज अ पैनल, ओके, जिसमें कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, ओके, लेकिन उसका ये अर्थ नहीं है कि अगर आपसे 20 से 25 स्टैटिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उसमें आप केवल 5 से 7 क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हो तो आपका चयन नहीं होगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। वो एक अलग इशू है, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। मार्क्स किस तरीके से मिलता है, या जो हम लोग स्पेकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं कि मार्किंग किस तरह से होता होगा। ओके, फाइन। तो अब आते हैं हम लोग, तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, ये सब स्टैटिक पोर्शन होता है। आई मीन टू से
इंटरव्यू में ये सब मत एक्सपेक्ट करना कि एक एक लाइन का सवाल बहुत अंदर घुसकर पूछा जाएगा। ओके, फॉर एन एग्जांपल आमिर खुसरो, तो आमिर खुसरो के बारे में बहुत डेप्थ में सवाल नहीं पूछा जाएगा। ओके, अनटिल एंड अनलेस आप कुछ अपने हॉबीज में ऐसा कुछ बता दें, अनटिल एंड अनलेस आप कुछ कनेक्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन कर लें, अनटिल एंड अनलेस कुछ आप एक क्लू छोड़ दें जिससे वो अमीर खुसरो तक पहुंच जाए। आई होप ये बात समझ में आ रहा है। ओके, वेरी गुड। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अगर हॉबीज में बतलाते हैं कि आई प्ले वायोलिन बहुत वेरी नाइस, हम सितार बहुत अच्छा बजाते हैं, अब उसका वो कनेक्शन हो सकता है आमिर खुसरो से निकाल दें। ओके, तो अनटिल एंड अनलेस आप कुछ इस तरह का क्लू बोर्ड को नहीं देंगे, वो इतने डेप्थ में क्वेश्चन फैक्ट बेसिस पर नहीं पूछेगा, अवॉइड करेगा। ओके, हाँ, अनटिल एंड अनलेस योर सब्जेक्ट इज हिस्ट्री, आप ग्रेजुएशन हिस्ट्री से किए हुए हो, आप मास्टर्स हिस्ट्री से किए हुए हो, आप इंटरव्यू में बड़ा कॉन्फिडेंस में बोल दिए कि सर हम तो हिस्ट्री से नेट क्वालिफाइड हैं, हम तो JRF क्वालिफाइड हैं। अब आप ये सब बोलोगे तो सामने वाला जो बोर्ड होगा उसको तो ईगो तो थोड़ा सा हर्ट होगा ही, उसको लगेगा ये हिस्ट्री का तो जानकार है, तो चलो इससे पूछते हैं। और इससे पूछते हैं कि बताओ इस्लाम का उदय कब हुआ। ओके, वो पूछ सकता है आपसे कि बताओ, फॉर एन एग्जांपल अगर हम लोग एंशिएंट इंडिया की बात करें तो लिच्छवी एम्पायर में सबसे पहला डेमोक्रेसी आया था, तो वो उसका इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या था, वो कुछ भी पूछ सकता है फिर वो, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में एंटर कर गया है। ओके, तो हमेशा प्रयास यही होना चाहिए कि बोर्ड को बहुत ज्यादा क्लू नहीं दे टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि इंटरव्यू बेसिकली क्या है, एक चैट है, एक इंटरेक्शन है। मतलब आई होप आप जान रहे हैं कि किस लेवल के स्कॉलर्स बोर्ड में होते हैं। ओके, मतलब दे आर ट्रू स्कॉलर्स। तो जो ट्रू स्कॉलर्स होते हैं वो क्वेश्चंस डिसाइड करके नहीं आते हैं। ओके, एट दैट एज कि हम सोच कर गए हैं कि आज तो कुछ भी हो जाएगा, तुमसे यही सवाल हम पूछेंगे। ओके, और एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं और जो भी बच्चे एंटर कर रहे हैं हम वही सवाल दोहराए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ओके, वो थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस हो जाता है। स्पॉन्टेनियस इन द सेंस, मतलब आप एंटर किए, बोर्ड बैठा हुआ है, आपसे इंट्रोडक्शन जो सबसे बेसिक एटिकेट्स होता है, आप अपने बारे में कुछ बताएं, वो पूछा गया। ओके, आप कुछ आंसर किए, अब वहाँ से कनेक्शंस शुरू होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप बताए कि आई एम सच एंड सच, मेरा सब्जेक्ट ये रहा है, मेरा सब्जेक्ट फॉर एन एग्जाम्पल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रहा है। तो अब मतलब बोर्ड का थोड़ा सा समझो शिफ्ट कर जाएंगे वो इंजीनियरिंग की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ। ओके, अब हो सकता है वहां से सवाल एक निकल कर आया। हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, कि वहां से एक सवाल निकल कर आया कि बताओ आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा आ रहा है। ओके, अब उस पर कोई भी एक सवाल बन सकता है कि व्हाट इज़ योर थॉट ऑन दिस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर क्या है, क्या आपको लगता है आज से 25 साल के बाद पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन खत्म हो जाएगा। कुछ भी सवाल बन सकता है, वहां से एक कनेक्शन बढ़ा आगे। अब आप एक सेंटेंस फ्रेम किए, उसका आंसर दिए, अब उस आंसर से हो सकता है एक नया कनेक्शन मिल गया। तो इंटरव्यू बहुत हद तक स्पॉन्टेनियस होता है, हम बतला रहे हैं इस लेवल पर। ओके, इसको कभी भी एट एनी कॉस्ट बैंक वाले इंटरव्यू से कंपेयर मत करना। जो IBPS इंटरव्यू होता है, SBI PO का इंटरव्यू होता है, उससे कंपेयर मत करना। उसमें सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, प्री डिसाइडेड क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। CRR क्या है, SLR क्या है, आई मीन टू से बैंक से रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज पर थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाता है। इस तरह के कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करने वाले सवाल थोड़ा सा अवॉइड किए जाते हैं बैंक वाले इंटरव्यू में। ओके, तो उसको कंपेयर नहीं करना है यहाँ पर। तो इसलिए हम ना इन वेरी इनिशियल स्लाइड्स आपसे यही बतलाए
कि देखो सबसे पहले तुम अपने सेंटेंस अरेंजमेंट पर थोड़ा ध्यान दो, ओके। और वो तभी पॉसिबल है जब आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस इन द सेंस आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, इकॉनमी, करंट इकॉनमी से रिलेटेड। अच्छा, इस पर हम लोग बात कर रहे थे, इंडियन इकॉनमी क्यों, इंडियन इकॉनमी स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है, और इसलिए इसका रोल सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में होता है क्योंकि ये करंट से रिलेटेड होता है। तो जब आप प्रैक्टिस करो तो आप ये देखो कि किस तरह के सवाल इंटरव्यू में हमसे इकॉनमी से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं, ओके। अब इकॉनमी से रिलेटेड आज के दौर में अगर पूछना चाहिए, अगर मान लो बोर्ड इकॉनमी से रिलेटेड कोई सवाल पूछता है तो बट ऑब्वियसली इन्फ्लेशन एक बड़ा इशू रहा है, हमेशा से देश के लिए रहा है, अभी तो खास तौर पे है क्योंकि आप देख रहे हैं टमाटर का प्राइस करीब करीब अप्रोचिंग 100 हो गया है, ओके। तो हो सकता है इन्फ्लेशन को रिलेट किया जा सकता है आपके इंटरव्यू पैनल में, ओके। उसके बाद अगर आप अभी का वर्तमान इश्यूज की अगर हम लोग बात करें, ओके, तो कल हम न्यूज़ देख रहे थे, आरबीआई का एक रिपोर्ट आया था जॉब्स को लेकर कि जॉब्स बहुत बढ़ी हैं, ओके। तो हो सकता है जॉब से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है, आई मीन टू से अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। इकॉनमी में देखो, अगर प्रेजेंट अगर सिनेरियो में हम लोग बात करें तो हो सकता है एक इनकम इनइक्वालिटी से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। ये सब देखो, मतलब खुद से तुमको सोचना होगा। कैसे सोचोगे? अभी मेंस का एग्जाम तो दे चुके हो, 6 घंटा 8 घंटा अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, कॉन्सेप्ट वही इकॉनमी रिवाइज कर रहे हैं, पॉलिटी रिवाइज कर रहे हैं, हिस्ट्री रिवाइज कर रहे हैं, ज्योग्राफी रिवाइज कर रहे हैं, झारखंड रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन जो बचा 3 से 4-5 घंटा होता है उसमें कोशिश करो आर्टिकल्स पढ़ने का, कोशिश करो कुछ न्यूज़ देखने का, ओके। कोशिश करो कुछ अगर कोई यूट्यूब पर अगर कोई चैनल्स फॉलो करते हो करंट अफेयर से रिलेटेड, जैसे स्टडी IQ, जैसे देयर आर नंबर ऑफ चैनल्स, ओके, फॉर करंट अफेयर्स, आप उसको फॉलो करो, ओके। उससे क्या होगा, आपको पता होगा कि करंट इश्यूज क्या है। फाइन, जैसे हम लोग अभी 5 मिनट पहले हम केवल कल के अगर 1 घंटा जो भी हम न्यूज़ फॉलो किए हैं, कल 8 से 10 जो भी हम न्यूज़ फॉलो किए हैं, उससे अगर हम रिलेटेड सवाल हम अगर बोर्ड में होते तो क्या क्या देते। देखो, एक अनएम्प्लॉयमेंट, रीजन उसके पीछे बैकअप क्या है, क्योंकि आरबीआई का एक रिपोर्ट आया है, ठीक। एक इन्फ्लेशन, उसके पीछे बैकअप क्या है, क्योंकि टमाटर का प्राइस बहुत हाई हो गया है। एक इनकम इनइक्वालिटी, अब कोई बता पाएंगे? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, कमेंट करो। इनकम इनइक्वालिटी क्या है बैकअप इसके पीछे? हम ये जानना चाह रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड तुम्हारा कितना है। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। बताओ, ये पिछले 5 से 6 दिन का अगर मतलब आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, या फिर जो देश में आपका जो जिस तरह का घटना घट रहा है उसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं, तो ये सब क्वेश्चन आप डिजाइन कर सकते हो। आपको तैयारी इसी चीज की करनी है, क्योंकि वहां पर भी इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। एनीवन? इनकम इनइक्वालिटी, क्या न्यूज में अभी आ रहा है, क्या बहुत तो चर्चा का विषय बना हुआ है?
वेरी गुड, एक्सीलेंट। द सेंटिनल, अंबानी मैरिज, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। मतलब मैरिज। अब ये एक इशू, बहुत बड़ा इशू बन रहा है। हम इस पर कमेंट नहीं कर रहे, हम इस पर अभी कमेंट नहीं कर रहे हैं। किसी और दिन इस पर हम लोग बात कर लेंगे कि किस तरीके से मध्यम मार्ग को पकड़ते हुए को कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन से बचना चाहिए। फाइन, खैर उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो इनकम इनइक्वालिटी ये तो दिख रहा है, ये 140 करोड़ भारत की जो आबादी है वो ये तो देख रही है। ओके, तो ये एक बड़ा सवाल बन सकता है। इस पे बोर्ड आपसे आपका व्यू जानना चाहेगा। ओके, आपसे जानना चाहेगा कि बताओ 1% ऑफ पीपल हैव 40% ऑफ इनकम इन इंडिया। बताओ इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हो जब हम कहते हैं कि वी आर अ सोशलिस्ट कंट्री। देखो कितना खूबसूरत सवाल बन गया, कितना सुंदर सवाल बन गया कि एक तरफ तुम कहते हो कि इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री। इंडिया का मतलब बेसिक फीचर कहता है कि वो समाजवाद, उसके क्रक्स में समाजवाद छुपा है, और दूसरी तरफ आप दिखा रहे हो 1% ऑफ पीपल हैव 40% ऑफ इनकम। ओके, जो प्योरली दिखा रहा है कि आपकी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट पूंजीवाद की तरफ चली गई है। तो इस तरह का व्यू जानना चाहेगा, आई मीन टू से बोर्ड जानना चाहेगा आपसे। अब देखो, बोर्ड इस सवाल को लिया, आप इसका एक उत्तर दिए, उस पर हम आज डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि क्या उत्तर होना चाहिए, उस पर हम लोग किसी और दिन बात कर लेंगे। आप इस क्वेश्चन को लिए, उस पर आप कुछ आंसर दिए। अब आंसर दिए, अब आंसर देते वक्त आप हो सकता है कुछ लेट अस सपोज कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ओके का जो द इनविजिबल हैंड वाले एस्पेक्ट को लेकर आगे बढ़ गए। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी समझ रहे हो ना क्या होता है कि टिकल डाउन थ्योरी, कि अगर एक कोई ऊपर जा रहा है तो वो नीचे कल्याण करता जाता है। फाइन, तो इसलिए वी शुड सपोर्ट कैपिटलिज्म। आई होप वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ, इनकी जो थ्योरी थी कि एक अगर रिच है तो वो कल्याण करता जाता है पुअर का। ओके, मतलब कोई अगर कैपिटलिस्ट है तो वो कहीं ना कहीं वो एक कैपिटलिज्म का एक ऐसा हाथ होता है जो कल्याण करता है, लेकिन वो दिखता नहीं है, उसी को कहते हैं द इनविजिबल हैंड। मान लो तुम उसको लेकर के आगे बढ़े, कैपिटलिज्म का कोई बात कर दिए, तो देखो यहां पर डिस्कशन फिर उस धरे में आगे बढ़ने लगेगा। अब हो सकता है कोई बोर्ड मेंबर आपसे पूछ दे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो ये हो क्या रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, एक के बाद एक एडिशन होता जा रहा है सवाल में। आई होप क्लियर है ये चीज। ओके, तो इश्यूज को पकड़ो, उसकी तैयारी करो और एकदम विकिपीडिया स्टाइल में तैयारी करो। विकिपीडिया स्टाइल समझ लो क्या होता है, जैसे अगर हम लोग अंबानी मैरिज सेरेमनी की तैयारी अगर करते हैं, इसकी अगर हम लोग तैयारी करते हैं कि इस पे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकता है, तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है इनकम इनइक्वालिटी। ओके, अब उसके बाद आगे बढ़े तो बट ऑब्वियस है कैपिटलिज्म। फाइन, कैपिटलिज्म आए तो सारी थ्योरीज, मतलब कम्युनिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, और इन सब के पहले जो हुआ करता था मर्केंटलिज्म, वणिजवाद। तो ये हो क्या रहा है, इसको कहते हैं विकिपीडिया स्टाइल। विकिपीडिया पेज फॉलो किए हो कभी? अगर मान लो कोई एक पेज विकिपीडिया का तुम खोलते हो
तो उसमें वो पूरा लेट अस सपोज तुम शुरू किए इंडियन इकोनॉमी पे एक पेज खोले, ओके, या डेमोग्राफिक डिविडेंड जो तुम्हारे मेंस में सवाल आया था, ओके, उस पर एक सवाल विकिपीडिया पेज खोले, तो डेमोग्राफिक डिविडेंड उसमें आएगा, कुछ कुछ आया। फिर हो सकता है एक ब्लू कलर से एक वर्ड लिखा रहेगा, लेट अस सपोज अगर हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड में बात करते हैं तो थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, ओके, विकिपीडिया स्टाइल यही है। हम पढ़ना शुरू किए थे डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसमें हम पढ़ते आ रहे हैं तो कहीं पर एक टर्म था लिखा हुआ, हो सकता है वो सेंटेंस का पार्ट होगा, लेकिन होगा थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, लेकिन वो विकिपीडिया में ब्लू कलर से होता है। ब्लू कलर से होता है का मतलब उसको क्लिक करो तो फिर एक ये पेज खुल जाएगा। समझ पा रहे हो? बोलो। अब थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन में अगर हम लोग आए तो उसमें पढ़ना शुरू किए तो हो सकता है देयर आर एन नंबर ऑफ थ्योरीज, ओके, और ये सब ब्लू कलर से होगा। इस पे क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। तो विकिपीडिया स्टाइल इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि वो दिखाता है हमको किस तरीके से हम सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस अराइज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो अगर हम लोग अंबानी मैरिज की हम लोग बात करें तो अंबानी मैरिज की बात करें, ये क्वेश्चन हो सकता है निकल कर आ जाए। तो व्हाट वी सॉ कि इनकम इनइक्वालिटी, कैपिटलिज्म, थ्योरीज ऑफ कैपिटलिज्म, सॉरी डिफरेंट थ्योरीज, मर्केंटलिज्म, अब इससे आ जाए और फिर प्राइवेटाइजेशन पे आ जाए, ओके। अब प्राइवेटाइजेशन पे बात करने लगे, आप कुछ आंसर दिए, आप कहीं जिक्र कर दिए एलपीजी का, तो ग्लोबलाइजेशन पर बात आ जाए। फाइन, ग्लोबलाइजेशन पर बात आ जाए। अब ग्लोबलाइजेशन पर बात चलना शुरू किया तो हो सकता है किसी बोर्ड मेंबर के दिमाग में आ जाए कि बताओ व्हाइट गुड्स का बहुत ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, श्वेत उत्पाद। समझ पा रहे हो? तो इस तरह से इंटरव्यू एक धर्रे में आगे बढ़ जाता है। तो तुमको अपने आंसर्स को इस तरीके से बैलेंस करके रखना है कि बहुत ज़्यादा हम खुद से फंसे नहीं कहीं पर। और हम, अच्छा ये भी हो सकता है कि बोर्ड को अपने लीग में तुम आगे लेकर जाओ, तुम ये सब तैयारी अच्छे से कर लियो और एकदम अगर मान लो ये टॉपिक निकल कर आ गया बोर्ड में, ओके, लेकर जाओ। इनकम इनइक्वालिटी में मेरे पास है पॉइंट्स है, 10 पॉइंट है मेरे पास। कैपिटलिज्म हमको पता है फ्रॉम वेरी बिगनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। उसके बाद जब कैपिटलिज्म आया पूरा उस वक्त से हम कहानी हमको पता है, हम बड़ा कॉन्फिडेंस में बता सकते हैं। तो देखो हो क्या रहा है, हो रहा है कि तुम्हारे दिमाग में जो होगा वो तुम बोलोगे। अब दिमाग में ही कुछ नहीं होगा तो बोलोगे क्या? और बोलोगे नहीं तो एवरेज मार्क्स मिलेगा। एवरेज मार्क्स मिलेगा तो अगर एवरेज एग्जाम लिखे हो तो सिलेक्शन नहीं होगा, और अगर मोर देन एवरेज मार्क्स लिखे हो तो ठीक है सिलेक्शन होगा, रैंक अच्छा नहीं आएगा। इंटरव्यू का तो यही रोल है। चलो आई थिंक मेरा थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है, हम फिर किसी और दिन क्लास लेंगे, ओके। अभी हम कुछ क्वेश्चंस आप लोगों का देख लेते हैं। चलो वेरी गुड। कुछ सवाल है तो जल्दी हमको मैसेज करो। My question is shifting of job starting from private semi-government to government. How do you justify?
ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ परेशानी होना ही नहीं चाहिए। एक आप में से कोई एक सवाल, बड़ा अच्छा सवाल पूछ रहे हैं कि पहले हम प्राइवेट जॉब में थे, हम जो समझ पा रहे हैं कि हम पहले प्राइवेट जॉब में थे, फिर हम सेमी गवर्नमेंट में गए, अभी हम गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहे हैं। आई होप आप यही सवाल पूछ रहे हो, तो इसको जस्टिफाई कैसे करोगे? अरे तो ये तो यही ना है, तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत तो तब होता ना जब उल्टा जंप करते, तो ये तो जस्टिफाइड है। मेरा इंटरव्यू पड़ा था, आई एम वेरी सॉरी टू से, लेट अमिताभ सर के बोर्ड में पड़ा था। वेरी डायनेमिक पर्सनैलिटी, वेरी डायनेमिक पर्सनैलिटी, मे हिज सोल ऑलवेज रेस्ट इन पीस। देखो, स्टेट सर्विस में गैप बहुत रोल प्ले नहीं करता है। स्टेट सर्विस में गैप एकदम रोल प्ले नहीं करता है। ओके, रीजन बिहाइंड, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजन। बोर्ड को पता है, बोर्ड को पता है कि 24 वर्षों में अभी 11th to 12th जेपीएससी का एग्जाम हो रहा है। ओके, बोर्ड को ये भी पता है कि ऑर्डर वाइज देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7वीं से 10वीं एक ही साथ हो गया, और फिर 11th, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 मेयर 8 एग्जाम अभी तक हुआ है। तो गैप विल नॉट प्ले अ वेरी, आई मीन, डिसेंट रोल। एक जस्टिफाइड आंसर होना चाहिए कि सर हम प्रिपरेशन कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन में जाना मेरा उद्देश्य था। ओके, इस पर हम लोग किसी और दिन चर्चा करेंगे, आंसर्स बताएंगे हम क्या फ्रेम करना चाहिए। एक सवाल पूछा जाता है, अपने बारे में कुछ बताएं, इसका जवाब कैसे दें? आपको अपना इंट्रोडक्शन में बेसिकली अपने बारे में बताना है, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है, और आपका नेटिव प्लेस क्या है वो बताना है। अगर आप कहीं कार्यरत हैं, इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो आपको ये बताना है कि आप कहाँ पर कार्यरत थे, हैं या फिर नहीं थे, व्हाटएवर जो भी आपको बताना है। एक दिन और हम लोग क्लास रखते हैं जिस दिन हम लोग केवल ये इंटरेक्शन करेंगे कि आपके सवाल अगर ये हो तो किस तरह का आंसर होना चाहिए। देखो, इसमें हम क्या बतला रहे हैं कि ये इंटरव्यू एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसमें तुम बहुत ज़्यादा ये नहीं, कोई ये अगर आपको बता रहा है कि देखो यही आंसर जाकर बोल देना, तो शायद सब कुछ पढ़कर जाओगे तो भी तुम वो बोल नहीं पाओगे। ओके, क्योंकि वहाँ का मेंटल स्टेबिलिटी एकदम डिफरेंट होता है। ओके, मतलब फ्रॉम बिगिनिंग कि अब आपको पता चल गया है कि अगले 10 मिनट में आपका इंटरव्यू होने वाला है और आप बोर्ड रूम के बाहर नंबर लगाकर बैठ गए हो। ओके, वहाँ पर का जो मेंटल स्टेबिलिटी होता है वो एकदम डिफरेंट होता है। मतलब अभी से तुम कितना क्या प्रिपरेशन करके जा रहे हो, वो फैक्ट कि 1 to 1 कि देखो हमसे ये पूछेगा तो हम यही बताएंगे। ओके, वो फैक्ट तो यही है, वो वहाँ पर एग्जैक्ट आप नहीं बता पाओगे। ओके, लेकिन ये है कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो शुरुआत का 1-2 मिनट थोड़ा सा झिझक रहता है। ओके, उसके बाद जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो और वहाँ पर जो बोर्ड होता है आपको कंफर्टेबल करने का बहुत कोशिश करता है। ओके, वो 40 नंबर आपको तभी देगा जब आप एकदम उल्टा पुल्टा आंसर देकर आओगे और आई मीन टू से एकदम पूछा कुछ जा रहा है और आप आंसर किसी और लीग में दे रहे हो, तभी आपको 40 नंबर देगा। नहीं तो बोर्ड बहुत सपोर्टिव होता है, बहुत सपोर्टिव होता है। वो आपको कोशिश करेगा आपके झिझक को ख़त्म करने का, वो आपको पानी ऑफर करेगा, वो आपसे कुछ मजाकिया लैंग्वेज में बात करेगा। बहुत अच्छा, बोर्ड बहुत सपोर्टिव होता है। ये एकदम
नहीं अज्यूम करके चलना है कि बोर्ड बहुत खड़ूस टाइप का होगा या रिजिड होगा। आप सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हैं? इसका जवाब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया और विथ 140 पॉपुलेशन, करोड़ ऑफ पॉपुलेशन, ओके, ये हम फैक्ट बता रहे हैं, ये फैब्रिकेटेड आंसर नहीं है। फैब्रिकेटेड आंसर मत देना, जो फैक्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब इन अ कंट्री लाइक इंडिया और इन अ स्टेट लाइक झारखंड, फाइन। ये तो सच्चाई है कि हर आदमी का ड्रीम होता है, फाइन। तो ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है, ओके। अब उसमें कुछ फैब्रिकेशन कर सकते हो, फैब्रिकेशन कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा आई वुड से कि हमेशा वन लाइनर ट्रुथ ही सही नहीं होता है। फैब्रिकेशन करो, फैब्रिकेशन कर सकते हो कि इससे हम थोड़ा सा एक लार्जर ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को सर्व कर पाएंगे, ओके। ड्रीम तो बचपन से यही था। कोई अगर आपके नियर एंड डियर वन, आपके रिलेटिव कोई हैं अगर इस सर्विस में, तो उनका नाम नहीं ले लेना है, लेकिन बताना है कि वन ऑफ माई रिलेटिव, वन ऑफ माई ब्रदर, वन ऑफ माई अंकल इज इन दिस सर्विस एंड आई फाइंड दिस सर्विस वेरी रिस्पेक्टफुल एंड एज सच। अच्छा, अगर आप कंफर्टेबल हैं इंग्लिश में तभी आप इंग्लिश में बोले, नहीं कंफर्टेबल है हिंदी में बोले, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जो भी बोले सही बोले, ग्रामेटिकली सही बोले, ओके। ग्रामेटिकली सही बोले, स्लैंग्स का प्रयोग एकदम नहीं करें, एकदम नहीं करें। इसलिए हमेशा अभी प्रिपरेशन के लेवल पर आपको खूब बोलना है। कोई रूम में नहीं रहे, अकेले रहें, आप खूब बोलिए, खूब बोलिए। सेंटेंस का अरेंजमेंट अच्छा कीजिए। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड आई थिंक आई शुड लीव नाउ। फिर हम लोग अगले क्लास में इस पर कुछ और डिस्कशन करेंगे। सर आपको कितने मार्क्स मिले थे? आई वॉज अ स्टेट टॉपर, 72 मार्क्स इंटरव्यू में, ओके। मतलब इन मेल कैटेगरी मेरे से ऊपर केवल एक कैंडिडेट को है 75, वन फीमेल कैंडिडेट 75, उसके बाद 72 मेरा मार्क्स था। ओके, चलो वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, आज के क्लास में कोई डाउट है तो बेशक पूछ सकते हो। आज के क्लास में क्या सवाल होगा, उसका क्या आंसर होना चाहिए, हम लोग आएंगे उस पर। आज थोड़ा टाइम का कंस्ट्रेंट है, अगले क्लास में हम लोग फिर बात करेंगे। जल्दी बताओ, आज के क्लास में जो कुछ भी बताएं उससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन है तो। Okay then, we'll continue in next class. Thank you.